हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेज। मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। और मैं आपसे आशा करता हूं कि जो भी वीडियो मैंने आपको अभी तक दिया उसके जो कंटेंट हैं, उसके जो क्वेश्चन के आंसर्स होते हैं या जो मटेरियल टॉपिक्स दिया जा रहा है आपको इस धमाका सीरीज़ के अंतर्गत, ठीक है, इस टॉपिक को निश्चित रूप से आप पढ़ रहे होंगे और यही टॉपिक्स आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन के तौर पर मिलेंगे। ठीक है, इसलिए इसी आशा विश्वास के साथ आप हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर बने रहिए और निश्चित तौर पर यही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और इसी क्वेश्चन को अगर आप रेगुलर वीडियो के तौर पर देखते रहेंगे तो पर डे आपको एक नए क्वेश्चन के साथ हम आपको वीडियो अपडेट कराएंगे और वही सारे के सारे टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, सो गाइज ये वीडियो भी आज का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आज इस वीडियो को फिर से एक बार हम आपको लेकर के आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो हमारा आज का क्वेश्चन होने वाला है वह क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिला है, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन शॉर्ट्स में ज़्यादा आते हैं 2 नंबर में, लेकिन हम आपको इसका विस्तृत वर्णन बताएंगे क्योंकि लॉन्ग में भी कई बार पूछा गया है। तो जब लॉन्ग क्वेश्चन को आप कवर कर लेते हैं तो उससे रिलेटेड जब शॉर्ट बनता है क्वेश्चंस तो आपको करने में उससे दिक्कत नहीं होती है। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े हैं तो उसको लॉन्ग में अगर पूछ लिया गया तो उसमें दिक्कत होती है थोड़ा सा लॉन्ग बनाने में। ठीक है, और सारे क्वेश्चन को अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे अर्थात विस्तृत उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के तौर पे अगर हम पढ़ेंगे तो उसी से जब शॉर्ट पूछा जाएगा या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन तो उसका आंसर आपको निकालने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, इसलिए ये धमाका सीरीज़ का जो प्रयास है वो यही है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन ही केवल कराया जाए 30, 40, 50 जो भी आपके बचे हैं टाइमिंग उसमें आपको। ठीक है, और ऐसी स्थिति में आप लॉन्ग क्वेश्चन जो भी वीडियो में दिया रहा उसको अगर आप पर डे, ठीक है, देख रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपका जो नॉलेज है, बायोलॉजी सब्जेक्ट का जो नॉलेज है वो निश्चित ही क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, हालांकि ये सब सारे क्वेश्चंस, ठीक है, हेडिंग्स के तौर पे जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उस समय सिलेबस पढ़ाते समय मैंने इसको कवर किया है, लेकिन एक बार फिर से उन सारे टॉपिक्स को, उन सारे हेडिंग्स को क्वेश्चन के तौर पे यहाँ पे आपको धमाका सीरीज़ के अंतर्गत उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, तो आइए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम आपके अपने टॉपिक पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ इस टॉपिक में आज होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं गाइज कि SCP पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। ठीक है, कमेंट लॉन्ग कमेंट करने के लिए कह रहा है कि SCP क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको आप अनसॉल्व उठा लीजिए, कई बार ये पूछा गया है तो इसीलिए मैंने इसका एक विस्तृत, ठीक है, विस्तृत नोट्स के तौर पे आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ गाइज। ठीक है, ताकि अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट में आए तब भी और लॉन्ग में आए तब भी आप इसे कवर कर सकें। ठीक है, तो आइए देखते हैं SCP क्या होता है। ठीक है, तो ये है SCP। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिस्कस करेंगे कि SCP का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, सभी लोग इस वीडियो को जो देख रहे हैं इसका लिंक अपने ग्रुप में शेयर कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो आइए देखते हैं SCP का फुल फॉर्म। इसका पूरा नाम जो होता है, ठीक है, S फॉर सिंगल और C फॉर सेल और P फॉर प्रोटीन। ठीक है, क्या होता है, प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन अर्थात SCP। ठीक है, सिंगल माने क्या होता है, एकल या एक, और सेल माने कोश क्या होती है, P फॉर प्रोटीन होता है। ठीक है, अर्थात एकल कोशिका प्रोटीन होता है। ठीक है, तो एक नंबर का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, जैसे कभी कभार पूछता है DNA और RNA का पूरा नाम बताइए। ठीक है, MTP का पूरा नाम बताइए। MTP आपने पढ़ा था प्रजनन वाले चैप्टर में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अर्थात चिकित्सीय सगर्भता समापन। तो ये इस तरह से SCP का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो याद रहे, S फॉर सिंगल, C फॉर सेल, P फॉर प्रोटीन अर्थात सिंगल सेल प्रोटीन, समझ में आए, एकल कोशिका प्रोटीन ये होता है। ठीक है, तो SCP का पूरा नाम है सिंगल सेल प्रोटीन अर्थात एकल कोशिका प्रोटीन होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है,
अगर एक लाइन में अगर आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, किसी भी हेडिंग्स का, किसी भी टॉपिक्स का एक जो बेसिक आपका वो होता है उसको तो अपने दिमाग में ज़रूर रखना चाहिए, ठीक है। तो सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा, आपको रटना नहीं है बहुत। एकल मीन्स एक, कोशिका माने कोशिका प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का निर्माण, ठीक है, प्रोटीन का उत्पादन या प्रोटीन बनाना या प्रोटीन का निर्माण एक कोशिका वाले जीवों से अगर किया जाता है तो उस टेक्निक को, उस प्रक्रिया को एससीपी कहते हैं, ठीक है। दोस्तों अभी आपको पता है जितने भी जीवधारी हैं, चाहे हम हो, आप हो, या भैंस, बंदर, जो भी हो, एंस एनिमल्स, सबको प्रोटीन की डेली आवश्यकता होती, ठीक है। एक निश्चित मात्रा में पर डे, ठीक है, प्रत्येक जंतुओं को अपने शारीरिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग हैं, अपनी प्रोटीन की पूर्ति के लिए क्या यूज करते हैं, दाल खाते हैं, ठीक है। दाल से आपको प्रोटीन मिलता है और वह प्रोटीन आपके शरीर को पोषण प्रदान करता है। और कुछ लोग सोयाबीन का यूज करते हैं, तो सोयाबीन से भी प्रोटीन हाई मात्रा में प्राप्त होता है। कुछ लोग दूध खाते हैं, तो दूध से भी उनको प्रोटीन क्या होता है, प्राप्त होता है। कुल मिलाकर के जो प्रोटीन होता है वो दाल में भी होता है, दूध में भी, सोयाबीन में भी होता है, मटर में भी होता है। तो मतलब इस तरह से आप कई स्रोत हैं प्रोटीन के, किसी न किसी रूप में प्रत्येक दिन, ठीक है, प्रत्येक जीवों को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और अमूमन जितना प्रोटीन का डिमांड है, जितना पर डे प्रोटीन प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए इस संसार में, उतनी ज़रूरत का प्रोटीन हम, ठीक है, केवल दूध से नहीं उत्पादित कर पाते हैं, ठीक है, अन्य स्रोत भी उसके होने चाहिए। जैसे मैंने कहा ना, कुछ लोग दूध खा रहे हैं, दाल की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि दाल खाओगे तब भी प्रोटीन, दूध खाओगे तब भी प्रोटीन मिलेगा। तो प्रोटीन का कोई एक स्रोत या सोर्स आप पे भोजन में होना चाहिए, जिससे आपके शरीर को पर डे प्रोटीन मिले। सबके पास दूध नहीं है, दाल खा रहे हैं लोग, ठीक है, सोयाबीन खा रहे हैं लोग, किसी न किसी रूप में पनीर खा रहे हैं, तो किसी न किसी रूप में उनको क्या मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है गाइस। लेकिन फिर कह रहा हूं कि प्रतिदिन जितना प्रोटीन चाहिए इस संसार में सबको, उतनी आवश्यकता का जो प्रोटीन है वो उत्पादित नहीं किया जा रहा, उतना प्रोटीन उपलब्ध नहीं है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक नई तकनीक का विकास किया, ठीक है। क्या विकास किया, ऐसी तकनीक की जिसके द्वारा, ठीक है, एकल कोशिका अर्थात एक कोश की जीव तथा कुछ बहुकोश की जीवों से प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का उत्पादन करने की प्रक्रिया का निर्माण किया। तो ऐसी प्रक्रिया को एकल कोशिका प्रोटीन कहते हैं। फिर से समझना कि एकल कोशिका प्रोटीन क्या है, यानी वह तकनीक, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रोटीन का निर्माण एकल कोशिका, एक कोश की तथा कुछ बहुकोश की जीवों के द्वारा किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एससीपी कहते हैं, एकल कोशिका प्रोटीन कहते हैं। इतना तो आप दिमाग में रख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके आगे आप अपनी प्रोटीन से संबंधित और सारी बातों को लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या है कि प्रायः जीवों के लिए आवश्यक, ठीक है, आवश्यक प्रोटीन की जो कुल मात्रा है, ठीक है, टोटल जितना प्रत्येक जीवों को प्रोटीन चाहिए उसकी कुल मात्रा का उत्पादन प्रायः एक कोश की या एक कोशिका वाले सूक्ष्म जीवों तथा कुछ बहुकोश की जीवों, ठीक है, तथा कुछ बहुकोश की जीवों के द्वारा किए जाने की तकनीक को क्या कहते हैं, एससीपी कहते हैं, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया, यही तो बताया ना। एकल कोशिका प्रोटीन क्या है कि प्रोटीन यानी जीवों के लिए जितना कुल आवश्यक प्रोटीन की मात्रा है, ठीक है, उस प्रोटीन की पूरी मात्रा को तो हम किसी एक भी द्वारा नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। उसी प्रोटीन की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए हम कुछ एक कोश की, कुछ बहुकोश की जीवों का प्रयोग करके प्रोटीन उत्पादन करते हैं। तो इसे ही क्या कहते हैं, एससीपी कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया, ऐसी तकनीक को क्या कहते हैं गाइस, एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। फिर है, इसमें आवश्यक प्रोटीन की कुल उपलब्धता को सुनिश्चित या पूर्ति कराने के लिए, ठीक है, क्या है कि कुछ एक कोश की, यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं, ठीक है, कि इसमें किसमें, एकल सेल प्रोटीन में, ठीक है, एकल कोशिका प्रोटीन में आवश्यक जो प्रोटीन की कुल उपलब्धता है, जैसे मान लीजिए पूरे संसार को 1000 टन प्रोटीन चाहिए, लेकिन कुछ दाल से, कुछ दूध से, कुछ सोयाबीन से, अन्य स्रोतों से प्रोटीन मिल रहा है लोगों को, लेकिन 1000 टन नहीं मिल पा रहा है, 500 टन मिल पा रहा है, 700, तो 300 कम हो गया। तो इस 300 टन प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए, ठीक है, क्या किया गया,
एक कोशिकीय और कुछ बहुकोशिकीय जीवों का सहारा लिया गया और उनके द्वारा प्रोटीन का निर्माण किया गया। तो ऐसी तकनीक को ही क्या कहते हैं, एससीपी कहते हैं। ठीक है, तो क्या किया जाता है, इस आवश्यक प्रोटीन की कुल उपलब्धता को पूर्ति कराने के लिए, सुनिश्चित कराने के लिए कुछ एक कोश की, ठीक है, यूनिसेलुलर और कुछ बहुकोश की जीवों को, जैसे जीवाणु एक कोश की होता है, ईस्ट एक कोश की कवक है, मशरूम बहुकोश की कवक है, ठीक है, शैवाल कुछ शैवालों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कहने का क्या मतलब हुआ, तात्पर्य हुआ कि जो कुल उपलब्ध प्रोटीन की मात्रा है उसी मात्रा को पूर्ति कराने के लिए, पूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए, ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि कुछ एक कोश की, कुछ बहुकोश की जीवों जैसे जीवाणु, ईस्ट, मशरूम, शैवाल का प्रयोग करते हैं। इन्हीं सूक्ष्म जीवों द्वारा, ठीक है, क्या करते हैं, प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कि प्रयोग करते हैं और बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, प्रोटीन का उत्पादन किया जाता है या करते हैं। यह प्रोटीन जीवों के पोषण के लिए उपलब्ध कराया जाता है। मतलब जो जीवाणु, ईस्ट, मशरूम, शैवाल का प्रयोग करके प्रोटीन बनता है, इस प्रोटीन को जीवों के पोषण के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपको पता है, आपने मशरूम का नाम तो सुना होगा, ठीक है, मशरूम अच्छी क्वालिटी का मशरूम 300 से 500 रुपये किलो मिलता है। ठीक है, यह मशरूम खाने से हमें क्या मिलता है, आपने कभी सोचा? ठीक है, जैसे फल खाने से क्या मिल रहा है, सब्जियां खाने से क्या मिल रही है, ठीक है, दूध पीने से क्या मिल रहा है, इन सब बातों को आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो जो मशरूम खाया जाता है ये प्रोटीन का स्रोत होता है। ठीक है, मशरूम खाने से केवल हम कोई चीज़ इसलिए नहीं खाते कि हमारा पेट भर जाए, हमें टेस्ट मिल जाए, बल्कि उसको खाने से उसमें जो पोषक तत्व हैं प्रोटीन मशरूम में, वो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, इसलिए हम उसको खाते हैं। तो जो आवश्यक प्रोटीन है हमारी बॉडी को मिल जाता है, इस तरह से प्रोटीन की पूर्ति हो जाती है। ठीक है, और आगे है कि अतः यह एससीपी एक प्रोटीन उत्पादन का विकल्प बन गया है। मतलब वर्तमान समय में जो एससीपी तकनीक आई, यह प्रोटीन उत्पादन का एक विकल्प बन गया है। अगर प्रोटीन की अधिक मात्रा की ज़रूरत पड़ती है कहीं पे, तो एससीपी तकनीक द्वारा क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण किया जाता है बड़े पैमाने पे। ठीक है, तो यही है, अतः सूक्ष्म जीवों द्वारा एकल बहुकोशिकीय जीव प्रोटीन का क्या किया जाता है, करना ही एकल कोशिकीय प्रोटीन कहलाता है। फाइनली जो डिफिनीशन निकली कि सूक्ष्म जीवों द्वारा, ठीक है, अर्थात कुछ एक कोशिकीय और कुछ बहुकोशिकीय जीवों द्वारा प्रोटीन का उत्पादन करना, ठीक है, करना ही क्या कहलाता है, एकल कोशिकीय प्रोटीन कहलाता है, अर्थात एससीपी कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिमाग में आपके बैठ गया होगा। एकल कोशिकीय प्रोटीन यानी प्रोटीन का निर्माण एक कोशिकीय तथा कुछ बहुकोशिकीय जीवों द्वारा करना ही एकल कोशिकीय प्रोटीन कहलाता है। और वे जीव कौन कौन से हैं, कुछ जीवाणु होते हैं, अभी हम नाम बताएंगे आपको। ठीक है, कुछ ईस्ट तो जान ही रहे हो, एक प्रकार का एक कोशिकीय कवक होता है, मशरूम बहुकोशिकीय कवक होता है, सब जान रहे हैं। और कुछ शैवाल का प्रयोग, स्पाइरुलिना और क्लोरेला जैसे शैवालों का प्रयोग भी हम भोजन में सलाद के रूप में, प्रोटीन के स्रोत के रूप में करते हैं, इससे भी प्रोटीन का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसी का नेक्स्ट पार्ट जो विधि क्या, ठीक है, कैसे करते हैं इस एससीपी प्रोटीन का निर्माण कैसे करते हैं। ठीक है, इस विधि में प्रोटीन का उत्पादन, ठीक है, इस विधि में प्रोटीन उत्पादन के लिए क्या करते हैं, प्रायः जो घरेलू का मतलब सभी जान रहे हो, जो हमारे घर के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इंडस्ट्री मतलब कल कारखाने फैक्ट्रियों के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनसे निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ, जैसे कुछ ले लीजिए घर से निकलने वाले तिनके, भूसा तो सभी लोग जान रहे हो इस समय, जो गांव से बिलोंग कर रहे हैं, गेहूं का जो फसल है उसको जब गेहूं निकाला जाता है, फसल क्रॉपिंग की जाती है, तो वहाँ पे ये अपशिष्ट पदार्थ के रूप में भूसा निकलता है, जिसका उपयोग जानवर करते हैं खाने के लिए। ठीक है, उनसे क्या मिलता है, जानवरों को खाने के बाद प्रोटीन मिलता है। ठीक है, उससे क्या और क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलता है, तभी तो खाते हैं। इसका मतलब उस अपशिष्ट में क्या है, को पोषण का स्रोत होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इस विधि में प्रोटीन उत्पादन करना है, तो करने के लिए घरेलू इंडस्ट्रीज से निकले अपशिष्ट पदार्थ जैसे तिनके, भूसा, ठीक है, शीरा और जैव खाद, अपशिष्ट तरल पदार्थ का प्रयोग बड़े बड़े
किण्वन टैंक में, ताल, ताल माने टैंक, बड़े बड़े किण्वन टैंक होते हैं, उसी में इन अपशिष्ट को डाल करके वायु की उपस्थिति में क्या कराते हैं, सूक्ष्म जीव अर्थात उसी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों की वृद्धि कराते हैं बड़े पैमाने पे। ठीक है दोस्तों, आपको पता है जहां अपशिष्ट पदार्थ होता है, कचरा होता है, वहां पे क्या होती है कि जीवाणु ग्रो कर ही जाते हैं। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव, जीवाणु, ईस्ट, कवक सब क्या होते हैं, ग्रो कर जाते हैं, वृद्धि कर जाते हैं, और वृद्धि करके वो क्या करते हैं, अपने एंजाइम्स की सहायता से उस पदार्थ को किण्वन करके किसी दूसरे पदार्थ में बदलने का काम करते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इस विधि में प्रोटीन बनाने के लिए घरेलू इंडस्ट्रीज से निकले अपशिष्ट पदार्थ जैसे तिनके, भूसे, सीरा, जैव खाद, अपशिष्ट तरल पदार्थ का प्रयोग बड़े बड़े किण्वन टैंक होते हैं, ताल, उसी में उसे डाल करके, ठीक है, वायु की उपस्थिति में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि कराते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीवों की तीव्र वृद्धि कराते हैं, और यही जीव किण्वन, उस पदार्थ का किण्वन करके प्रोटीन उत्पादन करते हैं, अर्थात प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। एक गणना के अनुसार कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ आपको दिए गए हैं, आप इन एग्जाम्पल्स को भी देख सकते हो। ठीक है, एक गणना के अनुसार मतलब कि एक कैलकुलेशन किया गया, साइंटिफिक कैलकुलेशन किया गया, ठीक है, उसी को एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, तो एक गणना के अनुसार हम देखें तो 40 से 45 किलोग्राम ईस्ट माने एक कोशिकीय कवक होता है, याद रखना दिमाग में। ठीक है, एक गणना के अनुसार 40 से 45 किलोग्राम ईस्ट उचित, ठीक है, अवस्था में 24 घंटे में 250 टन प्रोटीन का निर्माण करता है। मतलब अगर हम 40 से 45 किलोग्राम ईस्ट कवक ले तो यह क्या करता है, 24 घंटे में 250 टन क्या करता है, प्रोटीन का उत्पादन करता है। और एक दूसरी गणना है, ठीक है, कि एक और गणना के अनुसार 250 किलोग्राम वाली, ठीक है, 250 किलोग्राम वाली एक गाय, मतलब एक गाय है जिसका वजन 250 किलोग्राम है, अर्थात 2.5 कुंटल, जो 24 घंटे में लगभग 200 ग्राम प्रोटीन बनाती है। कितने ग्राम बनाती है, 200 ग्राम। मतलब जैसे सपोज करिए गाय की जो औसत भार होगा वो 200-250 किलो तो होता है, 24 घंटे में जितना दूध बनाती है, उस दूध में जो प्रोटीन का अमाउंट होता है मात्र 200 ग्राम उत्पन्न कर, कितना ग्राम, 200 ग्राम उत्पन्न करती है। ठीक है, जबकि इतने ही समय में, यानी उसी 24 घंटे में 250 ग्राम मिथाइलोफिलस और मिथाइलोट्रॉपस नामक जीवाणु जो होता है, यह अधिक तीव्रता से वृद्धि करके 25 टन तक प्रोटीन का उत्पादन कर देता। आप तुलना कर लीजिए, कंपैरिजन करिए कि जो एक गाय है 250 किलोग्राम की, ठीक है, वह 24 घंटे में क्या कर रही है, बोलिए, वो 24 घंटे में मात्र कितना, 200 ग्राम प्रोटीन बना रही है। लेकिन उसी 24 घंटे में अगर हम सूक्ष्म जीव का प्रयोग करें, ठीक है, उस जीवाणु का प्रयोग करें जिसका नाम अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मिथाइलोफिलस व मिथाइलोट्रॉपस, ठीक है, ये जीवाणु की 250 ग्राम मात्रा 24 घंटे में, ठीक है, कितना, बोलो कितना प्रोटीन बना रही है, 25 टन प्रोटीन का निर्माण करती है। अब सोच लीजिए, तो गाय ही उतना प्रोटीन नहीं बना पा रही 24 घंटे में जितना ये जीवाणु 24 घंटे में बना दे रहा है। इसका मतलब है कि प्रोटीन की प्राप्ति की निर्भरता जो है गाय की अपेक्षा इन सूक्ष्म जीवों पे अगर निर्भर कर दिया जाए तो इनसे हम बड़े पैमाने पर बड़ी मात्रा में प्रोटीन की उपलब्धता या निर्भरता या उत्पादन करा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग आज बड़े पैमाने पर प्रोटीन उत्पादन में किया जा रहा है। ठीक है, और बात करते हैं इसी तरह स्पाइरुलिना नामक जो शैवाल है, ठीक है, इसे भी बड़े पैमाने पर प्रोटीन का उत्पादन किया जाता है। स्पाइरुलिना सुना होगा तो ठीक है, नहीं सुना तो हम बता रहे। ठीक है, स्पाइरुलिना एक प्रकार का शैवाल होता है। ठीक है, शैवाल क्या होते हैं ये भी आपने 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। शैवाल ऐसे पौधे होते हैं, इट इज टाइप ऑफ प्लांट, ऐसे पौधे हैं जिनमें वास्तविक रूप से जड़, पत्ती, तना नहीं होता है। जैसे आम, महुआ, नीम, गुलर, जामुन, इसमें देख रहे हो जड़, पत्ती, तना सब अलग अलग भाग विभेदित हैं। तो ये प्लांट जो है क्या है, बोलो, विकसित प्लांट होते हैं। लेकिन आपके इसी पृथ्वी पर कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें जड़, पत्ती, तना वास्तविक रूप से नहीं पाई जाती है। ठीक है, वो
क्लोरोफिल उपस्थित होता है, अर्थात ये हरे होते हैं, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, थाइलोफाइट्स, अधिपादप या शैवाल कहते हैं। अर्थात शैवाल अधिपादप है, आधि माने आधे ही पादप है, जब उसमें जड़ पत्ती तना डेवलप नहीं है तो पूर्ण रूप से प्लांट कहाँ हुआ, अधिपादप होते हैं। और ये मुख्य रूप से जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा ना, जू क्लोरेला, स्पाइरुलिना, ऐसे बहुत सारे शैवाल हैं। कुछ शैवाल रेड कलर के होते हैं, रेड एल्गी, कुछ ग्रीन होते हैं, हरे शैवाल, कुछ ब्लू ग्रीन होते हैं, नीले हरे शैवाल जिन्हें साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, कुछ भूरे रंग के शैवाल होते हैं। आपने 11th में पढ़ा होगा, हालांकि उसकी यहाँ चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इतना दिमाग में रखो कि शैवालों में, हर शैवाल नहीं, कुछ शैवाल जैसे स्पाइरुलिना, क्लोरेला, ये जब शैवाल होते हैं, इनसे भी हम क्या करते हैं, बड़े मात्रा में प्रोटीन के उत्पादन करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये स्पाइरुलिना नामक शैवाल जो है, ठीक है, ये प्रोटीन के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। और आपको बता दूं कि यह मार्केट में एक कैप्सूल के रूप में भी आती है, जिसका प्रयोग रिवाइटल के रूप में किया जाता है, अर्थात जिसका प्रयोग रिवाइटल की तरह, अर्थात शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए, प्रोटीन देने के लिए, ऊर्जा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो इसी तरह इन जीवाणुओं ईस्ट की तरह कुछ शैवाल, स्पाइरुलिना शैवाल से ही बड़े मात्रा पे प्रोटीन का उत्पादन किया जाता है। और इसमें बड़े पैमाने पर, किसमें, स्पाइरुलिना नामक शैवाल में बड़े पैमाने पर क्या होता है, अगर इसे हम खाएं तो हमें क्या मिलेगा, खनिज लवण होते हैं। ठीक है, खनिज लवण होते हैं और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होता है और वसा की भरपूर मात्रा होती है। ठीक है, अर्थात अगर हम स्पाइरुलिना खाएं तो हमको भरपूर मात्रा में खनिज लवण, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, सारी चीज़ें हमको इससे खाने पे प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, SCP का एक विकल्प है। ठीक है, अब उदाहरण कह रहा है, कुछ उदाहरण यहाँ पे हमने दिया है। जैसे जीवाणुओं में बात करें तो मिथाइलोफिलस और मिथाइलोट्रापस नामक जो जीवाणु है, ये मैंने यहाँ दिया, मिथाइलोफिलस, मिथाइलोट्रापस नामक जो जीवाणु है, ये क्या करता है, 24 घंटे में 25 टन तक प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सूक्ष्म जीव हुआ जीवाणु, और इस जीवाणु का प्रयोग क्या कर रहे हैं, प्रोटीन उत्पादन में कर रहे हैं। दूसरा है शैवाल। शैवालों में अभी मैंने आपको बताया बेटा स्पाइरुलिना, ठीक है, स्पाइरुलिना और क्लोरेला नामक जो शैवाल है, इन शैवालों का प्रयोग भी प्रोटीन उत्पादन में किया जाता है, अर्थात प्रोटीन उत्पादन के रूप में इनका हम प्रयोग करते हैं बड़े पैमाने। ठीक है, अब और एग्जांपल देखें, ईस्ट में, ईस्ट एक प्रकार का क्या है, कवक है। ठीक है, सभी लोग ध्यान दें, ईस्ट एक प्रकार का क्या है, कवक है। ईस्ट में बहुत सारे ईस्ट होते हैं, जैसे सैक्रो, ठीक है, सैक्रोमाइसीज, कैंडिडा, ठीक है, सैक्रोमाइसीज ईस्ट और कैंडिडा ईस्ट जो होता है, ये ईस्ट क्या करते हैं, वो लोग जो अपशिष्ट पदार्थ इनके भूसे हैं, इनमें अगर इन्हें ग्रो कराएं तो ये उनमें से क्या करते हैं, प्रोटीन उत्पादन का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये एक नंबर का पूछा जा सकता है, उस सूक्ष्म जीव का नाम बताइए जिससे प्रोटीन उत्पादन किया जाता है। तो जीवाणु, ठीक है, जीवाणु में कौन सा, मिथाइलोफिलस, मिथाइलोट्रापस, फिर शैवाल, शैवाल में कौन सा, स्पाइरुलिना, क्लोरेला, और ईस्ट में सैक्रोमाइसीज और कैंडिडा। ये हैं आपके वे सूक्ष्म जीव जिनसे प्रोटीन उत्पादन करने का कार्य किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब बात आती है दोस्तों SCP के लाभ क्या हैं, व्हाट आर एडवांटेज ऑफ SCP। ठीक है, सिंगल सेल प्रोटीन, क्या, सिंगल सेल प्रोटीन जो होता है, इसके लाभ क्या हैं। तो अब इतना पढ़ने के बाद तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसके लाभ क्या हैं। ठीक है, मैंने अभी कहा कि 1-250 किलोग्राम वाली गाय, यानी एक गाय का वजन तो 250 किलोग्राम होता ही होगा, तो एक गाय क्या करती है, 24 घंटे में मात्र 200 ग्राम प्रोटीन बना रही है। लेकिन अगर उसी जगह हम क्या करते हैं, बोलिए 250 ग्राम ये जीवाणु, मिथाइलोट्रापस वाला जीवाणु क्या करता है, उसी जगह 24 घंटे में 25 टन प्रोटीन बना रहा है। तो बोलिए ये SCP क्या है, प्रोटीन उत्पादन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा विकल्प है, इसलिए इसके लाभ तो होंगे ही, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, क्या होंगे, इसके लाभ होंगे। तो क्या लाभ है, क्या क्या और है, देखिए पहले हम चर्चा करते हैं फर्स्ट में कि इस विधि द्वारा जो बड़े पैमाने पर प्रोटीन का उत्पादन किया जाता है, ये तो आप जान ही चुके हो, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि SCP का पहला लाभ है कि इस प्रक्रिया द्वारा बड़े पैमाने पे हम क्या करते हैं, प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि इससे
का व्यर्थ, ठीक है, व्यर्थ अपशिष्ट पदार्थ का प्रयोग होता है। मतलब इस विधि में सबसे बड़ी खासियत, सबसे बड़ा लाभ ये है कि जो घरेलू कचरे और इंडस्ट्री से निकले हुए कचरे हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनका प्रयोग किया जाता है, ना कि इसमें एक बहुत लागत लगती है, ठीक है। व्यर्थ पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, ये भी इसमें एक लाभ है, ठीक है। फिर है, इससे वर्ष भर प्रोटीन का उत्पादन किया जा सकता है। जैसे एक गाय है, एक भैंस है, तो पूरे साल आपको वो मिल्क नहीं बनाएगी, पूरे साल दूध उससे आप नहीं ले सकते। उसकी बॉडी में क्या होता है, अगर एक साल, इस बार अगर वो दूध दे रही है तो नेक्स्ट ईयर तो पूरा एक साल आपका क्या जाएगा, खाली जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। एससीपी में जीवाणुओं का, ईस्ट का और शैवाल का प्रयोग हम पूरे वर्ष भर प्रयोग करके प्रोटीन का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ मई जून के महीने में, अप्रैल मई, ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी किया जा सकता है पूरे वर्ष, ठीक है। और इससे पर्यावरण प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है, ठीक है। एससीपी से पर्यावरण प्रदूषण को भी क्या किया जाता है, कम कर दिया जाता है। कैसे कम किया जाता है पर्यावरण प्रदूषण को, आप जान रहे हैं कि जो जैसे अभी घरेलू कचरे, अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं, आप फेंक दे रहे हो, तो पर्यावरण इससे क्या हो रहा है, थोड़ा दूषित हो जाता है। लेकिन उसी अपशिष्ट को फेंक करके, ना फेंक करके, अगर उसे हम बड़े बड़े टैंक ताल में डाल करके वायु की उपस्थिति में जीवाणु की वृद्धि कराते हैं ईस्ट की, तो वे उसे प्रोटीन में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। इससे आपका जो अपशिष्ट है उसका निवारण हो जा रहा है और प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषित होने से बच जा रहा है, ठीक है। और लास्ट है, इसमें थोड़े संसाधन व थोड़े लागत की ज़रूरत होती है। सही है कि इस विधि में बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा रुपया या बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात कम लागत, कम संसाधन का प्रयोग करके हम बड़े पैमाने पर प्रोटीन का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये रहा आपका एससीपी। तो ये दो चीज़ इसमें याद रखना, एससीपी का पूरा नाम सिंगल एस फॉर सी फॉर सेल, पी फॉर प्रोटीन, अर्थात एकल कोशिका प्रोटीन। क्या होता है, इसमें प्रोटीन का निर्माण एक कोश की तथा कुछ बहुकोशिकीय जीवों का प्रयोग करके बड़े पैमाने पे करते हैं, ठीक है। इसी को एकल कोशिका प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। बस आज के इस वीडियो में गाइस इतना ही। वीडियो को फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्या करेंगे, नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेंगे। जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।